This video is brought to you by AKSIAS. गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में, उस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने के लिए, और कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम कई बार सुनते हैं और कई बार देखे होंगे, कई बार पढ़े होंगे, मगर हमारे दिमाग में कई चीज ऐसे छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं जिसके बारे में हमें समझदारी है, उसी समय नासमझदारी भी है। उन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए AKS IAS के तरफ से आया हूं। सो AKS IAS इज एन इंस्टीट्यूशन इन हैदराबाद एंड डिफरेंट सिटीज ऑफ दिस कंट्री, जहां पर सिविल सर्विसेज के लिए जो भी चाहत रखते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू इंडिया का जो टॉप मोस्ट क्रीम लेयर की जॉब्स है उसमें शामिल होना चाहते हैं, भारत के जो ब्यूरोक्रेसी में शामिल होना चाहते हैं, उस सभी युवाओं को और उस सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं। और आज इस सत्र में हम कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। असलियत में ये यूपीएससी क्या एग्जामिनेशन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है वो क्या है, क्या क्या चीजों में ये एग्जामिनेशन रखा जाता है, किस चीजों को आप किस चीजों के बारे में आप तैयारी करना चाहते हैं, और असलियत में क्या सिर्फ ये सब्जेक्ट्स को ही वो लोग टेस्ट कर रहे हैं या और कुछ है जो असलियत है, और कंपटीशन में आप कहां खड़े होंगे। क्योंकि हर साल कम से कम 5 लाख लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। उसके बाद आप मेंस होके पर्सनालिटी टेस्ट होने के बाद सिर्फ 700 या 800 लोग, अभी भी हर साल घटता आ रहा है, पहले वो 1000 के करीब था, अभी 700-800 तक आके रुका है, इस बार लगभग 700 है। ये 700 लोगों को चुनने के लिए 5 लाख लोगों में से जिस तरह का टेस्ट किया जा रहा है, उस टेस्ट के पीछे असलियत क्या है, क्या चीज आपके जो काबिलियत, किस विषय में आपके काबिलियत को जांच रहे हैं, इन सभी चीजों को आपके साथ शेयर करते हुए, आपके साथ चर्चा करते हुए, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ बेसिक चीजें, कुछ वेरी छोटे चीजें, मतलब जिस तरह का प्राथमिक मुद्दे होते हैं, कई लोगों को यह समझ नहीं आता है कि कितने पेपर होंगे, क्या है, सिर्फ यह सुने हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, वो पास हुआ तो उसमें अच्छा रैंक आया है तो आईएएस आएगा, थोड़ा कम आए तो आईपीएस आएगा, और थोड़ा कम आए तो आईएफएस आएगा। इस तरह का कई इंपॉर्टेंट नौकरियां हैं, बड़े बड़े मतलब क्लास 1 और रैंक 1 ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री इसी के थ्रू सिलेक्ट हो रहे हैं। इस चीज को आप जानने के लिए मैं छोटे छोटे मुद्दे होंगे, मगर ये शुरुआती सत्र है, ये पहली बार है हम इस तरह का चर्चा हिंदी भाषा विद्यार्थियों के लिए कर पा रहे हैं, AKS IAS के लिए। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये एक प्रिलिमिनरी सत्र है। मैं शुरुआत इससे करूंगा कि ये सिविल सर्विसेज क्या है। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अपना जो संविधान के द्वारा शुरू किया गया एक संस्था है। ये यूपीएससी जो है भारत के सर्वोच्च पदों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट के लिए, जो नौकरियों के लिए तलाश रहे हैं, नौकरियों के लिए उसमें अपॉइंटमेंट के लिए कुछ लोगों को चुन चुन के लेना पड़ेगा, ताकि भारत का जो संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और लेजिस्लेटिव बॉडी जितने भी एक्ट्स बना रहे, या नहीं तो जुडिशियरी कुछ एक्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे, व्याख्या करेंगे, ये व्याख्या हो या एक्ट्स हो, इन सभी चीजों को ग्राउंड लेवल पे, मतलब समाज में जाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर रहता है, यही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो जाने वाले लोग हैं, सबसे काबिल लोग चाहिए, जो उनके सामने दिन ब दिन एक नया चीज, ये नया मुद्दा आएगा, एक नया रूप लेके एक नई समस्या आएगी, वो समस्या का रूप कल से आज डिफरेंट होगा। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं, इनको आप उसको समाधान करना है तो अब क्या करना होगा,
एक काबिल ऑफिसर्स ही ये चीज कर सकते हैं, ताकि भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर है, उसमें आप शामिल हो और उसमें एक पार्ट हो। तो ये काबिलियत रहना है तो ये जांच जो है इस एग्जामिनेशन के थ्रू हो रहा है। ये शुरुआत है, ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जामिनेशन खत्म हो के आपको नौकरी मिलते ही आप काबिल ऑफिसर बन गए। नो, एवरी डे इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एनीवन। सो ये काबिलियत को जांचने के लिए, परखने के लिए जो एग्जामिनेशन रखे हैं वो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से क्या हो रहा है, वो नौकरियां क्या ले रहे? एक है सोशल सर्विस, आप समाज में सेवा करने के लिए एक मौका मिलता है। एक वर्ड देखिए, ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट्स। उनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहा जाता, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? समाज को सेवा करने वाले। सोशल सर्विस का मतलब ये मत समझना है कि कोई मदर तेरेसा जैसा ही करने वाले ही सोशल सर्विस है। समाज में कई ढांचे हैं, कई तबके हैं, इन सभी तबकों को, सभी ढांचों को सेवा करने से ही उनके हर रोजमर्रा का जो समस्या होते हैं उसको समाधान हो पाएगा। उस समाधान के लिए जो काम करेंगे वही ऑफिसर्स है। तो इसलिए एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट इज अ मैन हु विल बी डूइंग सोशल सर्विस आल्सो। समाज सेवा करने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए ये सिविल सर्विसेज में ज्वाइन होने से समाज सेवा, क्योंकि इंटरव्यूज में सब बोलेंगे व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इन सिविल सर्विसेज? आई वांट टू सर्व द सोसाइटी। चाहे वो ऑनेस्टली आंसर करे या डिसऑनेस्टली सिर्फ बोलने के लिए बोले, मगर अल्टीमेटली जो होता है वो सोशल सर्विस, मतलब समाज के सभी तबकों को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में आप सेवा करने का जरूरत है। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज में नंबर 1 एस्पेक्ट इज यू विल बी ए पब्लिक सर्वेंट। समाज सेवा करने का एक मौका आपको मिलेगा। दूसरा, जॉब गारंटी। ये जॉब गारंटी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट, आज जो ग्लोबलाइजेशन के बाद में जितना भी जो वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण के बाद क्या हो गया, जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में गारंटी नहीं रहता है, ये सबका मानना है। क्योंकि ये रेस का घोड़ा जैसा है। ये रेस का घोड़ा जब तक भागेगा तब तक वो रेस का घोड़ा, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद उसको किसी अस्पताल में भेजा जाएगा, या वो बूढ़ा हो गया तो किसी अस्पताल में भेजा जाएगा। ये रेस का घोड़ा, जो वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन लाया है, वो प्राइवेट जॉब्स में ज्यादा होता है। मगर एक बार गवर्नमेंट सर्विस में इंटर होने के बाद, मतलब एक सरकारी नौकरी में आप शामिल होने के बाद, मिनिमम गारंटी जो है, आप मॉरल्स या नहीं तो कोड ऑफ कंडक्ट या नहीं तो ओबीडियंस या नहीं तो सर्विस, ये सब चीज करते रहेंगे तो आपको जॉब का कोई ढोका नहीं है, कोई आपको उसमें से निकाल नहीं सकता। सो मिनिमम जॉब गारंटी, सोशल सर्विस के थ्रू जॉब सेटिस्फैक्शन, और तीसरा टाइमली प्रमोशंस। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ, टाइमली प्रमोशन इज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। सो इससे क्या चीज हम समझ रहे हैं? एक चीज है कि ये आपका, ये दोनों चीज आपका पर्सनल गारंटीड है। आपका पर्सनल लाइफ के लिए जो सिविल सर्विसेज में शामिल होना, सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन लिखने के बाद एक ऑफिसर बनना, आप पर्सनल लेवल पे भी एक कामयाबी या नहीं तो एक अचीवमेंट के रूप में देखा सकता है। और दूसरा, एक इंसान होने के नाते और इस देश के नागरिक होने के नाते समाज सेवा जो कहते हैं हम, उसका भी एक मौका मिलेगा। यह सिविल सर्विसेज का यह सिंपल सूत्र है। बाकी अगर समझ लीजिए कुछ आईटी में करेंगे या नहीं तो कुछ प्राइवेट कंपनी में नौकरी करेंगे, सिर्फ आपका जो योगदान है वो वहां तक सीमित रहेगा, मगर एक सिविल सर्वेंट का योगदान है पूरा समाज को रहेगा। तो इस एक महान आशय को लेके, एक महान नोबल काज को लेके जो शुरुआत है वहां से होता है। तो एक सिविल सर्वेंट का ये रूप है, ये समाज सेवा और खुद का भी एक मिनिमम लाइफ का गारंटी, या नहीं तो एक सेटिस्फाइड सर्विस। इन चीजों को हम ध्यान में रखा जाए तो हम अगले चीजों के बारे में ध्यान दें। तो ये सिविल सर्विसेज के रूप में जो जितने भी हम जो बात कर रहे हैं, ये 24 सर्विसेज आपको सिविल सर्विसेज में मिलेगा। 24 सर्विसेज मींस IAS, IFS, IPS, IRTS,
इंडियन रेलवे ऑडिट एंड अकाउंट्स, इस तरह का कई डिपार्टमेंट्स में आपको कुछ चीजें, कुछ डिपार्टमेंट्स इनडायरेक्टली सोसाइटी से इंटरैक्ट होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में आप इंटरैक्ट करते हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो 24 तरह का आपको सर्विसेज मिलेगा ये सिविल सर्विसेज में। एक बार उसमें आपको रैंक फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया तो इसके बाद देखा जाए तो ये बाकी चीजें जो है ये सिंपल फैक्ट्स है, आपको नोटिफिकेशंस में समझ में आएगा, क्योंकि नेशनैलिटी यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, नहीं तो नेपाली है तो भी कुछ एक्सेप्शंस है, भूटान से आए तो कुछ एक्सेप्शंस है, इस तरह का नेशनैलिटी के बारे में या नहीं तो एज लिमिट के बारे में आप नोटिफिकेशंस पढ़ने के बाद, या नहीं तो आप कुछ क्वेरीज है तो AKS का वेबसाइट में आके इंक्वायरी नंबर्स में पूछने से आपको छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो डाउट्स कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं है, उन सभी चीज़ों को AKS IAS ऑफिस के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। और उसमें मुख्य चीज़ जो है ये एज लिमिट, कितने अटेम्प्ट्स है, और अपना बैकग्राउंड के हिसाब से, मतलब अपना कैस्ट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मिलिट्री पर्सनल है या डिसेबिलिटी है या नहीं तो कैस्ट बैकग्राउंड से अलग अलग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको दिया जाता है। और मैक्सिमम एज लिमिट एक रखा गया, वो 32 ईयर्स है। So 32 years and relaxed for some different sections in different criteria, according to different criteria. So इन चीजों को आप देखते हुए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक ही चीज है, एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर सिविल सर्विसेज। एनी ग्रेजुएट, आप कोई भी स्ट्रीम से भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, चाहे वो कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, साइंसेस हो, या नहीं तो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, कोई भी चीज, किसी भी ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है ये। और ये 32 इयर्स इज वन जनरल स्टेटमेंट फॉर जनरल विदाउट एनी रिलैक्सेशंस। सो बाकी चीजों को आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स, इस तरह का आपको दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय डिस्कशन, व्हाट इज द एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या स्टेजेस है। आप एप्लीकेशन लिखने के बाद शुरू होता है, तब से काउंटडाउन बिगिंस। काउंटडाउन प्रिपरेशन का नहीं बोल रहा हूं, एग्जामिनेशंस का, क्योंकि आपका प्रिपरेशन एक बार आप मान के चल पड़े हैं कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है और मुझे लिखना है, ये अटेम्प्ट करना है, तब से आप काउंटडाउन शुरू हुआ। मगर मैं ये टेक्निकल एस्पेक्ट में बता रहा हूं, एग्जामिनेशन का काउंटडाउन आप एप्लीकेशन फिल करने से शुरू होता है। जब आप वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे प्रीलिम्स के लिए, अपलोड करेंगे, तब से आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम शुरू होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज का जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है वो एक नियमित रूप से संचालित है, एक शेड्यूल, टाइम शेड्यूल, परफेक्ट टाइम शेड्यूल से चलता है। चाहे इस बीच में पिछले साल और इस साल कोविड के वजह से कुछ उसका जो शेड्यूल बिगड़ गया या नहीं है, तो यूपीएससी का शेड्यूल परफेक्ट शेड्यूल पे चल रहा था, क्योंकि 2nd संडे ऑफ फरवरी ऐसा कुछ एक डेट है, उस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन डेट होगा, उसके बाद 2 महीने के बाद गैप रहेगा, वो 3 महीने में मेंस होगा, मेंस के बाद इस 3 महीने के बाद इंटरव्यूज होगा, इंटरव्यू मई तक आते आते मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो चुके, फाइनल लिस्ट बाहर निकल आएगा। सो ये शेड्यूल जो है एक नियमित रूप से संचालित शेड्यूल है यूपीएससी का। तो इसलिए आप कभी भी इस तरह का गलत फहमी में न रहना है कि जैसा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में कोई कैलेंडर नहीं रहता और कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड डेट्स नहीं रहेंगे, उस तरह का नहीं चलता। तो इसलिए विच इज कंप्लीटली फिक्स्ड, विच इज कंप्लीटली शेड्यूल्ड एज पर द परफेक्ट ऑर्डर, तो आपका भी उसी हिसाब से, उसी ढांचे में आपको ढलना होगा। अगर आपको 2022, ये 2021 हो गया, 2022 अप्लाई करना है, तो आपका प्रिपरेशन आप जब मन बनाएंगे सिविल सर्विसेज 2022 में हम लिखेंगे, तब से काउंटडाउन शुरू हुआ। और फरवरी में जब नोटिफिकेशन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से, सो नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न शुरू होगा। सो दिस इज अ 2 स्टेज एग्जामिनेशन। ये 2 स्टेज एग्जामिनेशन इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट में है आपको सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको लाखों लोगों में से
हजारों लोगों को चुनने के लिए होने वाला एग्जामिनेशन है। आप सुनिए गौर से, लाखों लोगों से हजारों लोगों को लाना है। कितने लाख लोग, कितने हजार लोग? कम से कम 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से लगभग 10,000 लोगों को मेंस को बुलाया जाएगा। आप देखिए 5 लाख में से 10,000 कितने लोगों को यहां पर छांटना हो गया? लगभग 4,90,000 लोगों को यहां पर एलिमिनेट किया गया वो कंपटीशन से। सो ये 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, उसमें सिंसियरली कितने लिखेंगे, कितने लोग बहुत सीरियस अटेम्प्ट्स करेंगे, वो अलग बात है। मगर नंबर के हिसाब से देखा तो 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से 10,000 लोग मेंस लिखेंगे। तो ये 10,000 लोग लिखने वाला जो मेंस है, पार्ट 2 है। सो पार्ट 1 इज नथिंग बट सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। यहां पर मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा आपको, ABCD। वो ABCDs में आपको चुनना होगा कौन सा सही आंसर है। ये सही आंसर को चुनने के लिए जो 100 क्वेश्चंस दिया जाएगा इसमें प्रीलिम्स में, ये 100 क्वेश्चंस को 200 मार्क्स है। ये 200 मार्क्स में आपको लगभग हर साल देखा जाए तो कट पॉइंट 100 भी नहीं बोल सकते, 100-110 के बीच में कहीं भी इट विल बी डैंगलिंग बिटवीन दिस 100 and 110। मतलब लगभग 50% ऑफ द मार्क्स शुड बी अटेन्ड इन योर प्रीलिम्स आउट ऑफ 200। यहां पर एक और चीज है जिसको आपको गौर से देखना चाहिए। ये है कि फॉर ऑल रॉन्ग आंसर्स यू हैव 1/3 मार्क एज नेगेटिव मार्किंग। आप सही आंसर लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, मगर गलत आंसर है तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा। तो टोटल टैली देखा जाएगा तो फिर आप कुछ गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे, कम से कम 100 से ऊपर मार्क्स आए तो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस क्लियर करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन है। सो प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज नथिंग बट एवरीथिंग अंडर द स्काई पुट इनटू 5 सब्जेक्ट्स। एवरीथिंग अंडर द स्काई का मतलब क्या है? मतलब कई सब्जेक्ट्स जो आप 10th और इंटर तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल शास्त्र, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, या नहीं तो पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सभी चीजों को 100 क्वेश्चंस के हिसाब से पूरा नॉलेज को आप जितना भी आपको जितना समझदारी है, इन सभी 5 सब्जेक्ट्स को लेके 100 क्वेश्चंस आएगा। ये 100 प्रश्नों में आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। ये 100 प्रश्न जो है कहां से आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट्स है, जैसे मैं आपको अभी बताया प्रीलिम्स सिलेबस। आपको ये देखिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक फर्स्ट पॉइंट। प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट है करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको कहां मिलेगा? करंट अफेयर्स जो है आपको हर दिन आपका इर्द गिर्द मिलेगा। आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, मैगजीन्स में मिलेंगे, या नहीं तो आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, वहां पर करंट अफेयर्स का स्पेशल क्लास है तो रहेगा, या नहीं तो आप रेडियो में सुनेंगे। कहीं भी बाहर लगभग आप जाते जाते एफएम में सुन रहे हैं, कार में बैठे हैं, एफएम में आ रहा है डेल्टा वेरिएंट बोल के आया। व्हाट इज डेल्टा वेरिएंट? डेल्टा इज ए पॉपुलर वर्ड टुडे। कई बार क्या होता है इस समाज में कुछ चीजें उसका असली अर्थ बदलकर नया चीज मशहूर हो जाता है। पिछले लगभग 2 साल में देखा तो मेरे ख्याल से इंटरनेट सबसे ज्यादा टाइप्ड वर्जन है वो कोरोना शब्द हो सकता है। भगवान से ज्यादा बार टाइप किया हुआ है कोरोना। अब डेल्टा है, डेल्टा एक कोरोना वेरिएंट है। आपको एग्जामिनेशन डेल्टा में कहां आएगा? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज नथिंग बट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जो भी गुजर रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है आपके सामने, ये सब अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स में पढ़ रहे हैं या सुन रहे, यही करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स को आप ध्यान में रखना है। और यहां पर देखिएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फलस्तीन के बारे में अभी पिछले दिनों गाजा के ऊपर अटैक हुआ, फलस्तीन और इजराइल, इस बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो विरोध चल रहा है दोनों के बीच में, इसके बारे में अगर समझ गए तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गया।
या नहीं तो G7 समिट्स चलते रहते हैं रेगुलरली, कई समिट्स चलते रहते हैं, या नहीं तो इंटरनेशनल पॉलिटी के बारे में होता है, न्यूज़पेपर्स में जो पढ़ रहे हैं वो सब समझना है। एंड नेशनल इंपॉर्टेंस में भी कई चीज होते रहते हैं, कई हिस्ट्री के हिसाब से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजों को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित किया जाता है। अगर किसी चीज को इस साल नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित किया तो ऑटोमेटिकली वो उस साल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे सिविल्स प्रीलिम्स में हो, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीजों को दिमाग में आप क्या कर समझदारी के सहित उसको याद रखना होगा। समझदारी से, सिर्फ रटना नहीं है, समझदारी से उसको आपके दिमाग में घुसाना है, तब ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आप समझ में आएगा। और नेक्स्ट पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। दिस इज कंप्लीटली हिस्ट्री। भारत का जो इतिहास है, कब से, प्री हिस्ट्री से लेकर 1947 तक, इवन पोस्ट 1947 तक। पोस्ट 1947 इवेंट कभी कभी हमें पॉलिटी जैसा लगता है, मगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, फॉर एग्जाम्पल नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहां हुआ, दिखता है ये इकोनॉमी का क्वेश्चन, मगर ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के रिजिम में हुआ। ये सब चीज आपको हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम मौर्य काल हो सकता है, या नहीं तो शातवाहन काल हो सकता है, या नहीं तो गुप्त का युग हो सकता है, नहीं तो हर्षवर्धन का पीरियड हो सकता है, नहीं तो मुगल दिल्ली सल्तनत, या नहीं तो ब्रिटिश इंडिया। सो पूरा भारत का इतिहास हो है, इसमें आपको कवर होता है। इसके लिए कुछ चीजें हैं, मटेरियल्स में अभी बताऊंगा इसके बाद कहां पर यह मिलेगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल शास्त्र। इस धरती कैसी बनी से शुरुआत होके एस्ट्रोनॉमी के कुछ बेसिक चीजें और कई चीज आपका फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सा, एक बार आया नागपुर से एक शहर और शहर को दिखाया, इस शहर को जाना है तो आप कितने स्टेट्स आप पार करके जाएंगे। आपको समझदारी रहना है कि नागपुर कौन सा स्टेट में है और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो कौन सा स्टेट में है। तो नेशनल हाईवे या नहीं तो रूट कौन सा राज्यों से गुजर से जाता है, आपको समझदारी रहना है। ये क्वेश्चन को आपको कहीं भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको क्या चीज पता लगना होगा, भारत का जो अटलास जो है, इंडियन अटलास यानी तो वर्ल्ड अटलास, इन चीजों को आप बहुत करीब से, बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ लेंगे तो आपको भारत का जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, प्लेसेस है, ये सब समझ में आएगा। एक बार आपको समझ में आ गया भारत में कौन सी चीज कहां है, वो हिस्ट्री में भी काम आएगा। नहीं है तो अगर हम कोई बोल दिए हिस्ट्री क्लास पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी को समझ में, ज्योग्राफी समझदारी नहीं है तो हम बोल दिए सो मौर्य का जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है, इसका मतलब वो मॉडर्न पाटना है। मॉडर्न पाटना कहां पर है आपको समझदारी नहीं है तो आप पाटना के लिए कहां ढूंढेंगे, जाके उत्तराखंड में ढूंढेंगे क्या? अटलास में एक बार गया तो आपका जीपीएस सिस्टम जैसा जाना होगा। इसका मतलब क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक बार अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को थरो करना है तो अटलास को थरोली समझना, पढ़ना और दिमाग में रखना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द टेराइन, अंडरस्टैंडिंग द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट टाउन्स, ये आपको ज्योग्राफी का नॉलेज आएगा। बेसिक नॉलेज है, बचपन में भी आप, स्कूलिंग में भी आप अटलास पढ़े होंगे, मगर ये स्कूलिंग में जो पढ़े अटलास आप वहीं पर 10th क्लास सर्टिफिकेट के साथ, उसको अटलास के साथ साथ सर्टिफिकेट के साथ आप ऊपर चढ़ा दिए, आप भूल गए तो नहीं चलेगा। क्योंकि दिन के हर दिन अपना डेली जिंदगी में भी हम एड्रेस चाहते हैं, एड्रेस मांगते हैं, जगह ढूंढते हैं। तो ज्योग्राफिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी एट द सेम टाइम हिस्ट्री। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को समझने के लिए भी आपको ज्योग्राफी जरूरी है। हिस्ट्री समझ में आया तो ज्योग्राफी समझ में आएगा, इसलिए एक एक सब्जेक्ट एक से लिंक्ड रहता है। तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अटलास के जरिए, या नहीं तो मैं कुछ और चीज बताऊंगा, बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है एनसीईआरटी के, उसके जरिए आपको समझना होगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दिस इज अबाउट पॉलिटी, राजनीति शास्त्र। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज आप पढ़ते हैं,
एक चीज है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान में क्या क्या अनुच्छेद है, संविधान में इन अनुच्छेदों में क्या क्या चीज लिखा हुआ है, ये भारत के जो जितने भी नागरिक है, सिटीजन्स है, उनको क्या क्या हकें दिलाया गया है और उनका ड्यूटीज क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, यह सब संविधान में लिखा है। और संविधान एक तरफ पॉलिटी का हिस्सा, और उसके साथ साथ ये गवर्नेंस में कई चीज आते हैं, या नहीं तो पॉलिटिकल सिस्टम में आते आए हैं। जैसा आपको कुछ एक्ट्स बनते हैं, पार्टीज अगर एक पार्टी से दूसरा पार्टी जंप करेंगे तो एंटी डिफेक्शन बिल आया, वो पॉलिटी का मुद्दा है। सो इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जितने भी आइटम्स है वो सब चीज, और उसके बाद पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, हक, जो हक है, राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम चीज है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी ह्यूमंस को दिया है। मॉडर्न डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये जो डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, फ्यूडलिज्म को मारने के बाद पूरा विश्व में फैला हुआ सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ही जनता को हक नाम का एक चीज दिया, वो आप पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। ये पॉलिटी में जो पढ़ने वाले हक, अलग अलग किस्म का हक है, आपको डिफरेंट राइट्स है। वो राइट्स कहां अप्लीकेबल होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, कहां नहीं होगा, ये सब चीज आपको इंडियन पॉलिटी के थ्रू आप पढ़ेंगे। इसके बाद इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी के बारे में अगर आप बात किए तो आपको रेगुलरली यूनिवर्सिटीज में या नहीं तो आपका एकेडमिक करियर में आप जो पढ़ते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइन्यूट थिंग्स, कैलकुलेशन, वो सब नहीं रहेगा। ये इकोनॉमी जो है एक ब्रॉड इकोनॉमिक्स और ब्रॉड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। क्यों पढ़ना जरूरी है? भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस तरह का, किस ढांचे पे बना हुआ है, और ये भारत का अर्थव्यवस्था का कई रूप कैसा कैसा बदलते आया, इस अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज आप समझना जरूरी है। मतलब बैंकिंग सिस्टम क्या है, या नहीं तो फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज क्या है, बजटिंग क्या होता है, और वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, ये सब चीज उसका, और भारत अर्थव्यवस्था का, भारत देश, अपने देश का अर्थव्यवस्था का क्या रिश्ता है, किस तरह का ये प्रभावित होता है, इन सभी चीजों को आप समझना है। तो इकोनॉमी, ये सब मोटे तौर पर समझ रहे हैं, कोई आप इसमें PhD नहीं करना चाहते, आपको एकेडमिकली टेस्टिंग कर नहीं रहे हैं, आपको ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स में समझदारी है या नहीं है, ये सब चीज यहां पर देखा जाएगा। और जनरल इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, अपना जो पर्यावरण है, अपना समाज है, ये समाज के बाहर एक ढांचा है जिसमें ह्यूमंस नहीं है, ह्यूमंस के अलावा कई लोग हैं, कई जीव जंतु है, ये जो पेड़ पौधे हैं, या नहीं तो पूरा विश्व है। ये विश्व का और ह्यूमन का, मनुष्य का क्या रिश्ता है? एनवायरनमेंट इज वेदर इट इज ह्यूमन सेंट्रिक या एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण के बारे में जब बात करेंगे, जीव वैविध्य बोलते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जितने भी जीव जंतु है, पशु है, या नहीं तो वृक्ष है, इन सभी चीजों को इस धरती से क्या रिश्ता है, ह्यूमन से भी क्या रिश्ता है, ये बायोडाइवर्सिटी समझना एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है। आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में कोई डीप स्टडीज के बारे में नहीं कह रहे, हम इतना जानना जरूरी है कि इस विश्व या नहीं तो इस धरती कितना वैविध्य है, कितना डाइवर्स है, विविधता किस रूप से यहां पर बना हुआ है। इस विविधता को समझना जीव जंतुओं के रूप में, या नहीं तो सैंक्चुरीज के रूप में, फॉरेस्ट के रूप में, या नहीं तो इस पर्यावरण को हम किस तरह का हानि पहुंचा रहे, क्षति पहुंचा रहे, देखने के लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहां का हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कैसा हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या हो रहा है, ये सब चीज एनवायरमेंटल कंसर्न्स के जो जरिए जो शुरू होता है, ये सब आपको डेली न्यूज़पेपर्स में मिलता है, या नहीं तो इंस्टीट्यूशंस में ये सब्जेक्ट्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। ये पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट साइंसेस, एंड ये एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज इसमें एक लिखा देखिएगा, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जनरल साइंस मोटे तौर पर समझना जरूरी है। यह नहीं है कि आपको एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में कोई रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल पढ़ के आने का जरूरत है। मोटे तौर पर जैसे कि आपको शहर में पोल्यूशन के लेवल्स को कहां पता लगता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, उसमें आया कि शहर में इस इलाके में सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितना है, कार्बन सल्फर कितना है, या नहीं तो कुछ और जहरीली
चीज जो है हवा में प्रदूषित किया जा रहा है वो कितना है, वो आपको सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे मिलता है, आपको पोल्यूशन बोर्ड्स दिखता है। वो अगर आप देख लिए तो समझ में आएगा क्या क्या पोल्यूटेंट्स, जो चीज प्रदूषित किया जा रहा है वो आपके सामने है एक लिस्ट। वो अगर समझ गए तो एनवायरमेंट। मैं एक चीज ऐसे चीज बताया, ट्रैफिक सिग्नल पे दिखने वाला मैं एक एनवायरमेंट पोल्यूशन बोर्ड बताया, और थोड़ा एडवांस हुआ तो सब्जेक्ट के थ्रू, कुछ बुक्स के थ्रू, ये केस में हो, इंस्टीट्यूशंस में जो हम पढ़ाते हैं, एनवायरमेंट इश्यूज पढ़ाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाते हैं, इनके थ्रू हम एनवायरमेंटल स्टडीज ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सो दिस इज वन पेपर इन प्रीलिम्स। पेपर जो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, एक ही दिन में एग्जामिनेशन होता है। मॉर्निंग सत्र में, मतलब मॉर्निंग का जो सेशन होता है उस सत्र में जनरल स्टडीज का जो टेस्ट होता है उसमें 100 प्रश्न और 200 मार्क्स, और उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। उसमें जितने मार्क्स आते हैं उसी हिसाब से आपको मेंस में लिया जाता है। और दूसरा सीसैट, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स आपको फाइनल मतलब मेंस जाने के लिए काउंट नहीं किया जाता। सो ये सीसैट में एक कॉम्प्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आप सुने हैं। लॉजिकल रीजनिंग मतलब एक तार्किक दृष्टिकोण से किसी चीज को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू, जैसा जो तर्क शुरू होता है एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। लॉजिकल रीजनिंग से आपको आंसर्स चुनना पड़ेगा। और एनालिटिकल एक्टिव एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आपको सीसैट पेपर में रहता है। मेंटल एबिलिटी, न्यूमरेसी, अंक मतलब नंबर्स, नंबर्स से जो जो छोटे छोटे प्रश्न आपको 10th लेवल का क्लोज क्वेश्चंस होते हैं, ये 10th लेवल का जो न्यूमरेसी क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब सब 10th पास हुआ तो ही आप ग्रेजुएशन आएंगे, इसलिए आपको पूछा जा रहा है 10th के हिसाब से पूछा जा रहा है। 10th इज द बेसिक स्टैंडर्ड विच यू हैव पास्ड ऑलरेडी। सो 10वीं कक्षा में आप जो जो पढ़े हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो यहां पर इसमें सीसैट में रहता है। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, कुछ ग्राफ्स दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये ग्राफ में ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो पॉइंट्स आपको देखने के बाद आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड के हिसाब से देखेंगे, सभी राज्यों का एक्टिव केसेस, वैक्सीनेशन, कुछ चीज चार्ट दिया जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वैक्सीनेशन एंड एक्टिव केसेस, विच स्टेट इज हैविंग ए लेस गैप, कौन सा स्टेट में वैक्सीनेशन अच्छा हुआ और वैक्सीनेशन के साथ साथ एक्टिव केसेस कम है, कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। आपको वो चार्ट्स देखते, पढ़ के उसको इंटरप्रेट करके आंसर देखना होगा। इस तरह का जनरलाइज्ड चार्ट्स रहते हैं। सो ये सीसैट है। एक बार सीसैट और प्रीलिम्स हो गया तो सम अप करूंगा मैं। प्रिलिमिनरी इज एन एग्जामिनेशन वेयर यू हैव क्वालिफाइंग ऑफ सीसैट, मार्क्स काउंट होते हैं जनरल स्टडीज का। सुबह जो फर्स्ट सत्र, जो पहली सत्र है, फर्स्ट सेशन जो है, उस सत्र का जो मार्क्स काउंट किया जाता है। सो आउट ऑफ 200 यू शुड गेट अराउंड 110, तब आपको मेंस में लिया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन इज अनदर सेट ऑफ एग्जामिनेशन। मेंस को फिर हम देखेंगे 2 हिसाब से, एक है मेंस रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट और पर्सनैलिटी इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 2 हिसाब से देखना है। एक रिटन एग्जामिनेशन जिसको हम मेंस बोलते हैं। मेंस रिटन एग्जामिनेशन में आपको 1750 मार्क्स है। ये मार्क्स के हिसाब से नेक्स्ट मैं पेपर्स में सीधा सीधा जाऊंगा। ये 2 क्वालिफाइंग पेपर्स रहता है। ये जो है 7+2, ये जो पेपर्स जो है क्वालिफाइंग पेपर्स 2 है। एक है इंडियन लैंग्वेज पेपर, आपका जो मातृभाषा अगर हिंदी है हिंदी ले सकते हैं, या नहीं तो मराठी है मराठी ले सकते हैं, जो भी आपको जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप बेसिक्स सभी समझते हैं, मतलब गलतियां ना करते हुए आप लिख पाएंगे, वो सब्जेक्ट चुनना होगा। इंडियन लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश यू कांट चूज इंग्लिश, ओनली फ्यू पीपल, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ इज एक्सेप्शन। बट इंग्लिश चूज करने का अलावा, इंग्लिश के अलावा एनी इंडियन लैंग्वेज चूज करके यू हैव टू गिव दैट एग्जामिनेशन।
एक भारत के भारतीय भाषाओं में एक भाषा में आपको ये एग्जामिनेशन होगा, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसका जो मार्क्स है आपको फाइनल काउंट में गिना नहीं जाएगा। और दूसरा जो है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ये सब चीज, इसमें क्या क्या चीज होता है आपको देख सकते हैं। इसमें कॉम्प्रहेंशन है, जैसे अलग अलग एक ऐसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ठीक है। एक ऐसे लिखना होगा, किसी भी विषय पे एक निबंध लिखना होगा, उसके लिए 100 मार्क है और 60 मार्क्स का अलग अलग है। या नहीं तो ट्रांसलेशन रहता है, इंग्लिश टू कंपलसरी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज आपको चुनेंगे, मतलब लैंग्वेज पेपर के लिए अगर आप हिंदी चुन लिए तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा और हिंदी टू इंग्लिश करना होगा। इसको 20 मार्क, इसको 20 मार्क, इस तरह का बेसिक्स पूछा जाता है। बेसिक ग्रामर, मुहावरे कई बार मुहावरे होते हैं, मुहावरे का मतलब समझते नहीं है लोग। मुहावरे देते हैं, उसका मुहावरा का नजदीक मतलब क्या है, या नहीं तो सिनोनिम्स क्या है, इस तरह का चीज पूछा जाएगा। तो आपका लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करने के लिए ये किया जाता है। ये लैंग्वेज स्किल्स, एक चीज बोल के मैं इस पोर्शन को खत्म करूंगा। लैंग्वेज स्किल्स इसलिए टेस्ट किया जाता है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद, गवर्नमेंट का मुलाजिम बनने के बाद आप जाएंगे समाज में, आपको उनकी बोली बोलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में बात करेंगे, कोई बगल में खड़े होकर आपको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हर वक्त, हर दिन, हर सेकेंड आपको जनता के साथ जब बातचीत करेंगे तो उनकी भाषा में ही आपको बात करना पड़ेगा। इसीलिए आपको किसी भी भारतीय भाषा में आपका परिचय रहना और आप उसमें कन्वे करने का और उसमें गलतियां नहीं करते हुए आपका समझ, आप किसी से बातचीत करने का या नहीं तो लिखने का क्षमता रखना जरूरी है। इसलिए इंडियन लैंग्वेज को चुना गया। इंग्लिश इसलिए चुना गया है कि ड्राफ्टिंग में या नहीं तो ट्रांसलेशंस में कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि चाहे अनचाहे भारत में आज भी इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज विच इज कंप्लीटली लिंकिंग इट। अंग्रेजी आना अनिवार्य हो गया। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान में जो मेंशन किया भाषाएं हैं, उसमें से किसी भी एक भाषा को आप जानना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें जो मार्क्स है आपको फाइनल काउंट में गिना नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट यूपीएससी का मेंस में ये पेपर स्कोरिंग है। इसमें जो मार्क्स आएंगे, ये मार्क्स आपको फाइनल काउंट में गिना जाएगा और आपका रैंक इसी के ऊपर निर्भर रहेगा। अब देखिएगा, ऐसे पेपर है, एसे पेपर इज पेपर 1। इसमें आपको एसेस ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, बाद में आप देख सकते हैं, या नहीं तो कभी अगला सत्र में हम डिस्कस करेंगे हर पेपर के बारे में, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो सब बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ऐसे पेपर में कुछ सम नंबर ऑफ एसेस यू हैव टू राइट, अलग अलग सेक्शंस में चुन के आपको एसेस निबंध लिखना पड़ेगा। वो निबंध जितना बड़ा निबंध है, छोटा नहीं है, जैसा आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं उतना कम नहीं है, निबंध लिखना पड़ेगा। और ये निबंध जो है ऐसे पेपर 1, उसका मार्क्स भी आपको 250 मार्क्स है। वेरी स्कोरिंग। आपका जो क्षमता किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में पक्का है, समझ लीजिए ऐसे पेपर को आप अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। स्कोरिंग मतलब आप किसी भी चीज को विस्तार से बखूबी आप लिखना जानते हैं, या नहीं तो आपका जो वोकैबुलरी है या नहीं तो डिक्शन है वो अच्छा है और प्रेजेंटेशन स्किल्स है। ऐसे पेपर एक बहुत गजब का चीज है जिसमें आपको बहुत स्कोर आप पा सकते हैं। नेक्स्ट पेपर 2। पेपर 2 का जनरल स्टडीज जिसे कहा जाता है, इसमें आपको रहता है भारत का विरासत और संस्कृति, इतिहास। विरासत, संस्कृति और इतिहास क्या मतलब है? यह सब चीज आपका इतिहास का हिस्सा है। आपको ऑप्शनल हिस्ट्री लिया तो जिस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा उस तरह का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इसमें भारत का जो विरासत है, या नहीं तो कहीं रिलीजन्स का है, या नहीं तो फिलॉसफी है, भारतीय इतिहास में जो पढ़ते हैं उसको आप मोटे तौर पे जनरलाइजेशंस के तौर पे भारत का जो ये हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री, विरासत, संस्कृति और इतिहास को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में मोटे तौर पर आप किस तरह समझते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस होगा, एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं है। और इसके अलावा इसी पेपर में ज्योग्राफी रहेगा। पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है।
दो चीज, इतिहास और भूगोल शास्त्र। सो 250 मार्क्स में 125 डिवाइड करके देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ लंबे क्वेश्चंस, कुछ छोटे क्वेश्चंस, वो सबको आंसर करने पड़ेगा। कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे, वो आंसर्स के आपको 250 मार्क्स अलॉट किया गया है। और पेपर 3 है जनरल स्टडीज पेपर 2। पेपर 1 ऐसे हो गया, पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 1 हो गया, पेपर 3 जनरल स्टडीज पेपर 2। इसमें आपको क्लियरली देखा जाएगा, एक है पॉलिटी और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में जैसा प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे, इसमें आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव में आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि आप खुद को आपकी क्षमता के हिसाब से आप जितना बखूबी आपको पेश कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपका आंसर के थ्रू, वो आपको अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर में आपको सिर्फ ब्लैक करना होगा, उसमें उस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी नॉलेज है उसको आप नहीं दर्शा सकते हैं, सिर्फ ब्लैक करना होता है। मगर यहां पर आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप समझदारी डेवलप किए हैं, उस समझदारी को आप पेपर पे प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव पेपर इज ए मैटर ऑफ चॉइस फॉर मी। मैं समझता हूं कि ये मैटर ऑफ चॉइस है। मैटर ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है? मैटर ऑफ चॉइस का मतलब है हम जो पढ़े हैं, जिसको हम एनालाइज किए हैं, या नहीं तो एक तार्किक रूप से हम सोच पाए हैं और कुछ नतीजे पर पहुंच पाए हैं, कुछ चीज हम बोल सकते हैं, ये चीज ये है, वो सब बहुत अच्छी ढंग से आप पेपर के ऊपर पेश कर सकते हैं। इसलिए मेंस पेपर इज ऑलवेज ये व्हाट यू कॉल, उसको हम बोलते हैं कि एक प्लीजिंग थिंग, एक अच्छा मौका है, अपने काबिलियत को दर्शाने के लिए जगह है। सो पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। और पेपर 4 जो है जनरल स्टडीज 3, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको 3 आम हिस्सों में देखा जा सकता है। इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में एक, दूसरा इकोनॉमी के रूप में एक, और तीसरा बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, इन चीजों के रूप में देख सकता है। इन 3 मिले तो ये पेपर 4 हो रहा है, जनरल स्टडीज पेपर 3 बोलते हैं। सो इन मुद्दों के ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देना होगा। नेक्स्ट पेपर 5 जनरल स्टडीज पेपर 4 बोलते हैं, उसको एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये चीज है, ये जो शब्द है बहुत बड़े बड़े शब्द है। एथिक्स मतलब आपके जो वैल्यूज है, एथिक्स वैल्यूज एक ही नहीं है, मगर मैं मोटे तौर पे बोल रहा हूं, एथिक्स, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इन सभी शब्द एक व्यक्ति का पर्सनालिटी को दर्शाता है। किसी विषय में, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिसर बनेंगे, आपको क्या चाहिए? आपका जो इंटीग्रिटी चाहिए, या नहीं तो एक एप्टीट्यूड चाहिए, और वर्क एथिक्स बोलते हैं, ये चाहिए। इस चीज को, ये सब अमूर्त रूप में मैं बात कर रहा हूं। अमूर्त इसलिए एब्स्ट्रैक्ट है, एथिक्स को दिखाई नहीं देता। हिस्ट्री बोले तो आपको कोई इमारत दिखाई दिया, ज्योग्राफी बोले तो आपको अटलास में कोई कंट्री दिखाई दिया, एक पत्थर दिखाई दिया, या नहीं तो एक लावा का वैल्कनो दिखाई दिया। मगर एथिक्स बोले तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक अमूर्त रूप है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, वैल्यूज है। ऑनेस्टी को आप किस तरह का देखेंगे? ऑनेस्टी इज ए कैरेक्टर। सो ये पेपर जो है, आने वाले जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह का वैल्यूज रहना है, वो टेस्ट करने के लिए रखा गया। सो ये पेपर 5 है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब अमूर्त रूप का है, मगर एक बार उसको समझना शुरू किए तो आपको आसान होता है। हम AKS IAS में इस तरह का पेपर्स को भी मतलब डील करते हैं, तो इसके लिए कुछ कोचिंग या नहीं तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी जरूरी है। नहीं तो ऑनेस्टी के बारे में क्या लिखेंगे, इंटीग्रिटी के बारे में क्या लिखेंगे, 2 लाइंस लिखने के बाद आपका पेन वहां रुक जाएगा। सो एथिक्स के बारे में, व्हाट इज वर्क एथिक्स बोले तो आप क्या लिखेंगे? या नहीं तो किसी टफ सिचुएशन आया, आपको एक समस्या दिया जाएगा इस पेपर में, यू आर एन ऑफिसर वर्किंग हियर सो एंड सो, यहां पर काम कर रहे हैं, यहां पर इस तरह का समस्या आया, इसमें ये पंगे हैं, इस तरह का प्रॉब्लम्स है।
मतलब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, आप किया तो आप करने से प्रॉब्लम है, ना करने से भी प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे तब? इस तरह का जो आपका एप्टीट्यूड है, आप किस दिशा से सोचें, किस दिशा में सोचेंगे, यानी तो आपको सोचने के लिए क्या क्या नजरिया अपनाएंगे, या नहीं तो संविधान है आपके सामने, या नहीं तो क्या चीज है, इन सभी चीजों को टेस्ट करने के लिए ये पेपर रखा गया। ये बहुत टफ पेपर है, एट द सेम टाइम इजी पेपर है इफ यू हैव गाइडेंस। सो दिस इज एथिक्स एंड पेपर 5, जनरल स्टडी 6। नेक्स्ट, इसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें 2 पेपर होंगे, लगभग 60 करीब ऑप्शनल लिस्ट दिया गया। वो मतलब सभी लैंग्वेजेस जो है, आपको हिंदी साहित्य में भी, हिंदी साहित्य को भी ऑप्शनल चुन सकते हैं अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से है, या नहीं तो साहित्य के जो विषय से रुचि रखते हैं, या नहीं तो साहित्य में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, तो हिंदी साहित्य को भी चुन सकते हैं, या नहीं तो कोई भी भारतीय भाषा का जो साहित्य पेपर, मतलब आपको एमए लिटरेचर जो पढ़ते हैं उस तरह का लिटरेचर को लेके भी आप ऑप्शनल चुन सकते हैं। वो एक चीज। उसके अलावा आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, सभी चीजों का आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में लिस्टिंग है। तो किसी भी सब्जेक्ट को चुनने के बाद आप इसमें 2 पेपर्स रहेगा, एक पेपर है पेपर 6 एंड पेपर 7, और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, इसलिए हम उस सिलेबस के बारे में अभी आज हम बात नहीं कर पाएंगे। जो सिलेबस जो सेलेक्ट करेंगे उसको सिलेबस, उस मुताबिक आप सिलेबस को देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आप पढ़ना है, जरूरी है इसमें। सो दिस 2 आर रिलेटेड टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज पेपर 6 एंड पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट को चुनने के बाद उसमें टेस्ट किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स का और बाकी पेपर्स का इस पेपर का कुछ फर्क है। बाकी पेपर्स में आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, यानी तो मोटे तौर पर समझदारी चलेगा मतलब सिर्फ चलना नहीं है, थोड़ा एनालिटिकल कैपेबिलिटी रहा तो बेहतरीन ढंग से आप पेश कर सकते हैं वो पेपर्स को। मगर यहां पर सिर्फ उतना नहीं चाहिए, उससे भी थोड़ा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। मतलब एक सब्जेक्ट में एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग आपका जितना मजबूती है वो टेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री ले रहे, हिस्ट्री में सिर्फ मोटे तौर पर भारत का जो रॉक कट आर्किटेक्चर का मेन लक्षण पूछा जा नहीं जाएगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डिटेल में पूछा जाएगा। मैप पॉइंटिंग रहेगा, 50 मार्क्स मैप पॉइंटिंग में रहेगा आपको। मतलब एक 15 देके मैप में 10 जगह आपको इंडस साइट लिखा जाएगा, इंडस साइट ऑन द नॉर्थ सदर्न मोस्ट पार्ट, दक्षिण में लास्ट इंडस साइट कौन सा है दक्षिण दिशा में, तो आपको दाइमाबाद महाराष्ट्र का चुनना पड़ेगा। तो दाइमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में, चुनने के बाद टिक लगाए और उसके बारे में कुछ लाइंस लिखना पड़ेगा। तो ये चीज है, थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में दिखा जाएगा। तो आप जो ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे, मेरा एक ही सुझाव है, आप भीड़ में मत घुसिएगा। भीड़ का मतलब क्या होता है, हर साल एक सब्जेक्ट को बोलते हैं, इस बार इस सब्जेक्ट को बहुत वैकेंसीज में, बहुत सिलेक्शन इस सब्जेक्ट में हुआ। अब सब पूरा भारत में जितने भी मेंस लिख रहे, ये 10,000 लोग वही सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। ये भीड़ का मामला नहीं चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का मतलब है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसके बारे में आपकी रुचि हो। रुचि नहीं है इसका मतलब आपको जब पढ़ते हैं मजा नहीं आता, वो सब्जेक्ट चुनना बेकार है, क्योंकि आप कभी भी उसको मास्टरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डोंट लुक एट द अदर्स व्हाट दे आर चूजिंग, यू चूज योर ओन सब्जेक्ट इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। आप जिसमें कॉन्फिडेंट है, आप जिसके बारे में इच्छा रखते हैं, पढ़ते हुए मजा आना है आपको। जब मजा आएंगे तभी तो पढ़ेंगे, नहीं तो एक पढ़ने के बाद आप उसको फेंक देंगे, बाद में आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो जिस विषय पे आपको थोड़ा रुचि है, या नहीं तो वो आपको अच्छा लगेगा, उस सब्जेक्ट को चुनिएगा, वो ऑप्शनल के रूप में। नंबर ऑफ सब पीपल हु हैज टेकन दिस ऑप्शनल के रूप में मत जाइए, ये मेरा एक सिंसियर सुझाव है। सो इस तरह का आपको मेंस हो गया। ये मेंस में ये सब्जेक्ट्स होने के बाद आपको लास्ट पोर्शन ऑफ यूर सिविल सर्विसेज इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है, आपका जो व्यक्तित्व का जो है एक जांच पड़ताल हो रहा है। वहां पर आप किस तरह पेश आते हैं, आपका समझदारी क्या है, आप
इतने साल, मैं इतने साल बोल रहा हूं, ये सिविल्स मेंस प्रीलिम्स को पढ़ने के लिए कुछ टाइम रख सकते हैं, मतलब आप जो है वो एक दिन में या नहीं तो एक साल में तैयार नहीं हुए। जितने आपको स्कूलिंग से लेकर बचपन से लेकर आज तक एक अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या कमियां है और हम किस तरह पेश आते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, समझदारी में गलतियां कहां हैं। समझदारी में मतलब गलतियां मतलब कई लोग कई बार कुछ बहुत चीज पढ़ते हैं मगर उस जो जो भी पढ़े हैं उसको समझ के एक कल्मिनेटिंग आंसर, इसका मतलब एक नतीजे पे पहुंचना या नहीं तो एक कॉन्क्रीटली बोलना, एक विश्वास के साथ बोलना, ये सब चीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ। काफी चीज हम देख रहे हैं आजकल जो है रट्टा मार के या नहीं तो कुछ 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 कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो है उनको पूरा वही घिस घिस कर वही पढ़ाया जाता है, रगड़ने से। अब रगड़ा तो बनते हैं मगर ह्यूमन नहीं। कहां हो रहा है यहां पर आपका एनालिसिस, आप किस तरह विश्लेषण करेंगे या नहीं तो किसी चीज को किस तरह से परखते हैं, जांच परखने के लिए आपका टूल्स क्या है और किस नतीजे पे पहुंचेंगे। वो कॉन्फिडेंटली पहुंच रहे या नहीं तो कोई बोल दिया इसलिए बोल रहे। समाज में कई चीज है उसके बारे में पूछा जाएगा, कुछ चीज आपको अखबारों में आता है या नहीं तो बाहर पॉलिटिकल इवेंट्स है या नहीं तो सोशल इवेंट्स है या तो कल्चरल इवेंट्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके बारे में आपका नजरिया क्या है, आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है या नहीं तो कंफ्यूज्ड है। ये एक मतलब कंटेंट, और दूसरा फॉर्म, आप उसको आप कैसा पेश करेंगे, मतलब आप जो बोलेंगे उसमें अननेसेसरीली ज्यादा सेंटेंसेस आ रहा है या नहीं तो राइट वर्ड्स यूज इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज आप जिस तरह पेश आते हैं, आपका एग्जाम आपका आंसर गिविंग टेक्निक है वो देखा जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी एक हिसाब है, वहां रेकलेस ना दिखते हुए, रेकलेस मतलब बिंदास ना रहते हुए सिंसियरिटी, एक हम्बलनेस, एक विनम्र ढंग से पेश आना और ऑनेस्टी, अपना जितना भी आंसर है वो ऑनेस्ट रहना, ये सब चीज आपको पर्सनालिटी टेस्ट, उसको जिसको इंटरव्यू कहा जाता है उसमें देखा जाता है। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट और मेंस ये दोनों मिलके बाद फाइनल एक आपको लिस्ट बनाया जाता है, वो लिस्ट आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है। आपका जो स्कोर के मुताबिक आपको कौन सा सर्विस आएगा वो लिस्ट तय करेगा, आपका नंबर तय करेगा। ये आपको सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का पैटर्न है और अंडरस्टैंडिंग है। हम इसलिए ये चीज सब चीज बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम देखें कई लोग सिविल सर्विसेज अप्लाई करके इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं मगर वो एक बार भी वो नोटिफिकेशन खोल के सब पन्ने खोल के क्या क्या लिखा हुआ है देखे नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम पूरा दुनिया को जांच पड़ताल करने के लिए समझने के लिए निकल पड़े हैं मगर खुद के बारे में नहीं जांचते हैं, खुद के बारे में नहीं समझते हैं। अब जो एग्जाम दे रहे हैं वो नोटिफिकेशन तो पूरा पढ़ना है, यूनिवर्सिटी जो यूजीसी दिया, सॉरी यूपीएससी दिया, वो यूपीएससी का नोटिफिकेशन पूरा एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको कई सारी चीज क्लियर होगा। और अंत में आखिरी एक 3-4 मिनट में मैं कुछ चीजें आपको जरूरतमंद चीज आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये एग्जामिनेशन क्या है? ये एग्जामिनेशन आपको आपका एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, आप किस तरह विश्लेषण करेंगे, आप किस तरह देखेंगे, आपका नजरिया क्या है, इसको जांचने का प्रक्रिया है। ये आपको एप्लीकेशन की प्रक्रिया है। एप्लीकेशन, आप कुछ चीज समझ गए मगर जो समझे हैं वो किसी और जगह, किसी और घटना में या नहीं तो किसी और संदर्भ में उसको किस तरह एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, वो किस तरह यहां पर अन्वय कर सकते हैं, उस चीज को अगर आप समझ नहीं पाए तो एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, इन दोनों चीजों को जितना अच्छी ढंग से आप समझ पाएंगे, जितना अच्छे ढंग से आप इस्तेमाल करेंगे आपका पढ़ाई में, वो आपका कामयाबी का पहली सीढ़ी होगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रिंसिपल इस तरह का प्रिंसिपल है कि कई लोग बोलते हैं हम सिविल सर्विसेज लिखने के लिए 10 घंटे पढ़ना है या 20 घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नींद सोना है या नहीं सोना है, कितने चाय पीनी है, ये सब चीज छोड़िएगा। मेरा एक सुझाव है, आप 4 घंटे पढ़ेंगे या 3 घंटे पढ़ेंगे या 5 घंटे पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है।
मगर जो 5 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे आप इन्वेस्ट किए हैं पढ़ने के लिए, वो भरपूर प्रयास उसमें जारी रहना है, उसमें फिर डाइवर्शन नहीं रहना, उसमें नॉन सीरियस नहीं रहना। जो पढ़े हैं बस रिवीजन के लिए छोड़िए मत, जो पढ़े हैं वो आपके दिमाग में रहना है। अगली बार उसी विषय पे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन नहीं है, उसका अपग्रेडिंग है। जो आप पढ़े हैं उस विषय पे पहले पढ़ लिए, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उससे हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के लिए पढ़ना है, रिवीजन के लिए मत पढ़ना। आपको रिवीजन का कभी भी जरूरत नहीं है जिंदगी में। कई चीज हम जो भूले नहीं आज तक, वो रिवाइज नहीं किए। क्या बचपन में जितने चीज गुजरे हैं, जिस चीज आप देखें या नहीं तो जिस घटना हमारे सामने गया या नहीं तो गुजरे हैं या नहीं तो अपना जिंदगी के बारे में कभी रिवीजन करते हैं बैठ के? हम कभी भी नहीं भूलते। क्यों? उससे उतना आत्मसात हो जाता है। सब्जेक्ट भी 3 घंटे हो या 2 घंटे हो या 5 घंटे हो, जितने भी समय आप उसके लिए इस्तेमाल किए पढ़ने के लिए, उसमें पूरा आत्मसात होना जरूरी है सब्जेक्ट के साथ। बस वो आपका कामयाबी का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नंबर 3, एग्जामिनेशन यूपीएससी का जो है वो और लोगों से लड़ाई नहीं है, ये जंग आपका खुद से है। अपने खुद से लड़ना यूपीएससी है, क्योंकि बाकी लोग कैसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे, आपके हाथ में नहीं है। तो आप कैसा लिखेंगे आपके हाथ में है, क्या पढ़ना है आपके हाथ में है, कैसा समझना आपके हाथ में है। तो मेरा समझदारी में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ बैटल बिटवीन यू एंड यू। तुमसे तुम लड़ रहे हो एक नॉलेज गेन करते खातिर। तो इस चीज को समझने से आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कई चीज, ये शुरुआत है अपना जो इंटरेक्शन एकेएस आईएएस के थ्रू, बाकी चीज सब्जेक्ट के बारे में हो या नहीं तो करंट अफेयर्स के बारे में हो, कई चीज हम बार बार आपके सामने इस तरह का सेशंस के थ्रू आएंगे। आप कुछ भी क्वेरीज है, आपका हमारा वेबसाइट का जो उसमें क्वेरीज का नंबर है, उसमें आप पूछ लेना या नहीं तो इंक्वायरी करना। और आगे मिलके कदम बढ़ाने के लिए आप एक बार तय कर लिए कि सिविल सर्विसेज देना है, तो वहां से आपका काउंटडाउन शुरू हुआ, और उस काउंटडाउन से आपको ऑनेस्टली जो भी किए हैं मन से करना है, जो भी किए हैं उसे आत्मसात होना है। और बेहतर ढंग यह होगा कि आप खुद का जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए जैसा जैसा आपका एलिवेशन, आपका जो ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो आप एक एक सीढ़ी सिविल सर्विसेज के नजदीक होता जाएंगे। तो यहां पर किसी और का रोल नहीं है, आपका। और अगर आप एकेएस आईएएस जैसे इंस्टीट्यूशंस में शामिल होंगे, वहां पर टीच करने हम जैसे फैकल्टी मेंबर्स का जो इंटरैक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड आवर डिस्कशंस will help you to enter into civil services as a bureaucrat in Indian bureaucracy. Thank you. This video is brought to you by AKSIAS.